हेलो एवरीवन, एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल द होप में। तो देखिए, हमने चंद राजवंश कंप्लीट कर लिया था, तो मैं उम्मीद करती हूँ कि वहाँ तक आप लोगों को समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो आज हम जो है पंवार राजवंश, जिसको आप परमार राजवंश भी कहते हैं, हम ये शुरू करने वाले हैं। ठीक है, इसकी जो सीरीज शुरू करेंगे हम, इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे इनकी उत्पत्ति की। ठीक है, इनकी आखिर उत्पत्ति कैसे हुई थी। तो अभी हम परमार राजवंश की उत्पत्ति के बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो अगर इनकी उत्पत्ति की बात करें तो मैंने आपको कत्यूर राजवंश पढ़ाया था। तो जब कत्यूर राजवंश का यहाँ पर शासन चल रहा था उत्तराखंड में, तो कत्यूर राजवंश ने लगभग पूरे उत्तराखंड में जो है अपना शासन चलाया था। ठीक है, तो लेकिन जब कत्यूर राजवंश था, इनका पतन शुरू हो जाता है। इनका जब पतन हो जाता है तो इनके जो वंशज हुए थे वो जो है अलग अलग जगह पर जाकर शासन करते हैं। तो जो इनके वंशज पूर्व की तरफ जाते हैं, पूर्व की तरफ जो भाग कर जाते हैं, ये तो हुए थे चंद राजवंश जो हमने पढ़ा था। ठीक है, और जो पश्चिम की तरफ भाग कर जाते हैं, ये आपके होते हैं पंवार राजवंश या फिर परमार राजवंश जिसे हम कहते हैं। ठीक है, तो कत्यूरियों से जो है इनकी उत्पत्ति हुई थी। तो इसके बाद जब यहाँ पर जाकर ये पंवार राजवंश बनता है, पश्चिम में जाकर ये लोग जो है पंवार राजवंश की उत्पत्ति करते हैं। तो यहाँ पर ये क्या करते हैं, 52 गढ़ों में जाकर डिवाइड हो जाते हैं, अलग अलग जगह पे जाकर ये लोग शासन करते हैं। ठीक है, तो टोटल 52 गढ़ उस दौरान हुए थे। 52 गढ़ों में जाकर इन्होंने शासन किया था। तो सबसे पहला जो इनका गढ़ था जहाँ पर पंवार राजवंश ने शासन किया था, ये था चांदपुर गढ़ करके था। ठीक है, ये कहाँ पर था आपका, चमोली में। तो यहाँ पर जो है इन्होंने सबसे पहले शासन किया था। ठीक है, इसके बाद क्या करते हैं ये लोग, चांदपुर गढ़ से अपना जो है स्टार्टिंग करके, और ये जो पंवार राजवंश है, ये जो 52 के 52 गढ़ होते हैं, ये इसको जीत लेते हैं, यहाँ पर अपना आधिपत्य स्थापित कर देते हैं। और इसको जीतने के बाद ये क्या करते हैं, गढ़वाल बनता है। ठीक है, 52 के 52 गढ़ को जब ये एकीकृत करते हैं, एक साथ मिलाते हैं, उसके बाद आपका गढ़वाल बनता है। और इसका एकीकरण का जो श्रेय जाता है, ये जाता है अजयपाल को। ठीक है, इसका श्रेय जाता है अजयपाल को। तो इनका शासक हुआ था अजयपाल, काफ़ी प्रतापी शासक था, ये हम आगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से इसकी उत्पत्ति हुई थी। अब जब किसी भी राजवंश की उत्पत्ति हो जाती है, तो इसके बाद इसके स्रोत कहाँ से मिले होंगे, आखिर इतनी जो हिस्ट्री है ये कहाँ से हमें पता चली होगी, तो कहीं ना कहीं कुछ इसके स्रोत होंगे। ठीक है, तो उसी तरीके से जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आपका चंद राजवंश के स्रोत किस तरीके से मिले थे, तो वो चीज़ें जो है यहाँ पर भी लागू होंगी। और इसके जो स्रोत मिले हैं ये किस तरीके से मिले हैं, कुछ तो इसके अभिलेख मिले हैं। ठीक है, कुछ जो है इसके साहित्य मिले हैं, साहित्य में इसका वर्णन हुआ है। और कहीं कहीं पर इसकी वंशावलियाँ भी मिली हैं, वंशावली। अब वंशावली क्या होती है कि वंशावली एक तरीके से लिखी जाती है, जो कि किसी साहित्यकार ने लिखी होगी। उसमें इसने जो है इनके संपूर्ण वंश का वर्णन करा हुआ है, अलग अलग नाम लिख के दिए हैं सारे शासकों के। ठीक है, उसी तरीके से एक वंशावली तैयार करी है, तो उसको कहा जाता है वंशावली। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं साहित्य की, कि साहित्य क्या क्या इनके मिले थे। ठीक है, तो साहित्य में इनका एक बहुत इंपॉर्टेंट साहित्य मिला है, जो कि मानोदय काव्य से है। मानोदय काव्य, ठीक है, मानोदय काव्य किसका है, मानोदय काव्य कवि भरत का है। ठीक है, कवि भरत ने ये लिखा था मानोदय काव्य। और कवि भरत किसके शासनकाल में हुए थे, ये मानसा के शासनकाल में हुए थे। ठीक है, तो आपसे अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि कवि भरत जो मानोदय काव्य है, ये किस कवि का है, तो कवि भरत का है। और कवि भरत जो है किसके शासनकाल में हुए थे, तो ये मानसा के शासनकाल में हुए थे, दरबार में ये उनके कवि थे। ठीक है, तो एक तो ये आपका हो गया। दूसरा जो था वो सभासार था, दूसरा साहित्य जो है सभासार है। अब बात आती है कि मानोदय काव्य जो है कवि भरत ने लिखा है, तो कहीं ना कहीं जो सभासार है वो भी किसी ना किसी ने लिखा होगा। तो जो सभासार है, सभासार जो लिखा है, ये किसने लिखा है, सुदर्शन शाह। ये सुदर्शन शाह का है। सुदर्शन शाह कौन हुए, सुदर्शन शाह काफ़ी प्रतापी राजा हुए थे। ठीक है, एक प्रतापी राजा हुए थे। और कब इन्होंने जो है ये लिख के दिया था, तो ये इन्होंने 1828 ईस्वी में लिखा था। ठीक है, तो आपसे क्वेश्चन आता है कि सभासार जो है किसने लिखी है, तो ये सुदर्शन शाह ने लिखी है, आपको ये पता होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद जो आपका तीसरा आता है वो रामायण प्रदीप आता है। रामायण प्रदीप, और रामायण प्रदीप आपकी किसने लिखी थी, ये लिखी है मेधाकर शर्मा ने, मेधाकर शर्मा। ठीक है, तो ये इसी क्रम में आपको ऐसे ही याद करते चले जाने हैं। इसके बाद एक आता है गढ़ राजवंश।
तो गढ़ राजवंश आपका किसका है? गढ़ राजवंश जो है वो मौलाराम का है, इसको मौलाराम ने लिखा है। ठीक है, तो इस तरीके से ये 4 आपके जो है साहित्य मिले हैं, और ये 4 साहित्य कहाँ से मिले हैं? ये गढ़वाल से मिले हैं। ठीक है, ये गढ़वाल से मिले हैं। और इसी तरीके से जैसे ये 4 साहित्य आपके गढ़वाल से मिले हैं, इसी तरीके से इनके कुछ साहित्य जो है वो मुस्लिम से भी मिले हैं। तो वो कौन कौन से साहित्य हैं, अब हम वो पढ़ लेते हैं। इसे आपको इसी तरीके से लिख लेना है, इसी तरीके से याद कर लेना है। ठीक है, क्वेश्चन आपसे इस तरीके से यहाँ से पूछा जाता है, या तो आपको साहित्य का नाम दे दिया जाता है और उसके जो साहित्यकार है जिसने उसे लिखा है उसका आपसे पूछ लिया जाता है कि किसने ये लिखा है। तो ये आपको ऐसे ही याद करते चले जाना है। ठीक है, इसके बाद जो बात आती है वो बात आती है साहित्य अभी हम पढ़ रहे हैं। ठीक है, गढ़वाल के तो 4 हमने कंप्लीट कर लिए हैं, अब कुछ मुस्लिम साहित्य भी मिले हैं। बात कर लेते हैं मुस्लिम साहित्य की। तो मुस्लिम साहित्य में सबसे पहला जो मिला है जहांगीरनामा। ठीक है, इसी तरीके से आपको याद करना है। सबसे पहले मिला है जहांगीरनामा। दूसरे की मैं बात करूं तो शाहजहांनामा। ठीक है, अब शाहजहांनामा या फिर जहांगीरनामा क्यों है? क्योंकि जब इनका वर्णन ये लोग करते थे तो अपने जो इनका अंत में लिखा जाता था वो नामा लिखा जाता था, मतलब जहांगीर के नाम पर ये जो है साहित्य लिखा गया है। ठीक है, इसी क्रम में जो तीसरा आता है ये आता है आपका तारीख़ बदायूनी। ठीक है, नाम आपको ऐसे ही याद करने हैं। ठीक है, तो जहांगीरनामा हो गया, शाहजहांनामा हो गया, तारीख़ बदायूनी हो गया, और चौथा आता है महासीर उमरा। तो ये 4 क्या थे? ये चारों के चारों मुस्लिम साहित्य हैं। ठीक है, ये इसी तरीके से आपको याद करने हैं। इसमें क्या वर्णन है, किस तरीके से ये है, ये हम आगे चल के पढ़ेंगे। ठीक है, तो साहित्य ये ऐसे आपको मिले थे, गढ़वाल साहित्य और मुस्लिम साहित्य। इसके बाद आता है वंशावली। ठीक है, वंशावली में क्या था? अलग अलग व्यक्ति जो थे उन्होंने शासकों का नाम लिखा था। ठीक है, ये अलग अलग व्यक्तियों ने दी हैं, अलग अलग व्यक्ति हुए हैं, उन्होंने वंशावली जो है वो लिखी हुई है। जैसे कि अगर हम इसमें बात करें तो बैकेट की जो वंशावली है वो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, नंबर 1 पे आता है बैकेट। नंबर 2 पे हम बात करें तो हाईविक, जिसको कि हार्डविक भी बोलते हैं। तीसरे की हम बात करें तो एटकिंसन। चौथा आपका आता है विलियमसन। ठीक है, तो इसी तरीके से ये आपको याद भी करने हैं। ठीक है, और इसमें एक और वंशावली हुई है जो कि किसकी हुई है? बैकेट, हाईविक, एटकिंसन, विलियम्स और मौलाराम रह गए थे। मौलाराम की भी वंशावली मिली है। ठीक है, तो ये आपको ऐसे ही याद करने। तो इस तरीके से इनके जो है स्रोतों का पता चला था कि कहाँ से ये निकल कर आया है। ठीक है, और यहाँ पर आपको एक चीज़ और ध्यान रखनी है, जो एटकिंसन है इनका जो वंशावली है वो कहाँ से मिली है? ये अल्मोड़ा से मिली थी। ठीक है, ये आपकी अल्मोड़ा से मिली है। ये आपको याद रखना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो इसी तरीके से आपको ये चीज़ें याद कर लेनी है, ऐसे ही आपसे एग्जाम्स में पूछा जाएगा। ठीक है, अब ये आपके स्रोत कंप्लीट यहाँ पर हो चुके हैं, कहाँ से इनका जो है वर्णन मिलता है ये चीज़ हो चुकी है। अब बात आती है इसके बाद कि इनका आखिर संस्थापक कौन रहा होगा। ठीक है, कोई ना कोई जब राजवंश होता है तो उसका कोई ना कोई संस्थापक रहता है। जैसे कि मैंने चंद राजवंश में आपको सोमचंद बताया था, और सोमचंद के पीछे भी एक स्टोरी थी कि सोमचंद जो है कन्नौज से आया था और किस तरीके से वो आया था और यहाँ पर जो है उसका विवाह हो गया था, तब जाकर उसने जो है चंद राजवंश की स्थापना करी थी। उसी तरीके से इनके संस्थापक भी हैं। तो अगर हम आपके आयोग को लेकर चलें तो आयोग आपका किसको इनका संस्थापक मानता है? कनकपाल को। ठीक है, आयोग की हम बात करते हैं तो आयोग कनकपाल को संस्थापक मानता है। ठीक है, लेकिन अभी जो हमने वंशावलियाँ पढ़ी थी, जिसमें कि हमने बैकेट की, एटकिंसन की, मौलाराम की वंशावली पढ़ी थी, उनके अनुसार अलग अलग व्यक्तियों ने जो है अलग अलग जो राजा था, शासक था, उसको जो है इनका
संस्थापक बताया है। जैसे कि मैं बेकेट की बात करूँ तो बेकेट ने जो है कनकपाल को ही इनका संस्थापक बताया। उसने जो अपनी वंशावली लिखी है उसमें उसने सबसे ऊपर कनकपाल का नाम लिखा है, ठीक है। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि मौलाराम ने इनका संस्थापक किसे बनाया था, तो मौलाराम ने जो इनका संस्थापक बनाया था वो भौनापाल को बनाया था। अगर मौलाराम की वंशावली की बात करें तो मौलाराम ने किसको बनाया था? भौनापाल को, ठीक है। इसी तरीके से एटकिंसन भी जो है कनकपाल को संस्थापक मानते हैं। और इसके साथ ही अगर हम बात करें, विजय प्रसाद रतूड़ी भी एक हुए थे, उन्होंने भी कनकपाल को ही इनका संस्थापक माना है। लेकिन अगर मैं आपसे हाईविक की या फिर हार्डविक की बात करूं कि हाईविक ने आखिर किसको माना था, तो हाईविक ने इनका संस्थापक भोगदत्त को माना है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे ही याद कर लेने हैं। यहाँ पर डिफरेंस सिर्फ ये है, मौलाराम ने भौनापाल को माना है और हाईविक ने भोगदत्त को इनका संस्थापक माना है। यहाँ तक कि जो हमारे शिव प्रसाद डबराल जी हुए हैं, उन्होंने भी कनकपाल को इनका संस्थापक नहीं माना है, ठीक है। तो संस्थापक इस तरीके से अलग अलग जो भी राइटर थे उन्होंने अलग अलग अपने तरीके से लिखा है। और ये चीज़ क्यों हुई है, एक को ही संस्थापक इन लोगों ने क्यों नहीं माना है? क्योंकि यहाँ पर जो है स्रोतों की कमी थी, उसकी वजह से एक को ही इन्होंने संस्थापक नहीं माना है। तो लेकिन आपका आयोग जो है वो कनकपाल को मानता है, इसलिए अभी हम कनकपाल को लेकर ही चलेंगे। तो अब जो मत थे, इनके मत किस तरीके से थे और किस किस शासक को लेकर इनके मत थे, तो एक तो कनकपाल था, ठीक है, ये आप लोग नोट कर लेना। एक तो कनकपाल था जिसको कि एटकिंसन भी मानते हैं, बेकेट भी मानते हैं अपनी वंशावली में, और दूसरा जो था अजयपाल था। इसको हम इस तरीके से लिख लेते हैं, कनकपाल और अजयपाल, ठीक है। तो इन दोनों के बीच में मत है कि कोई तो कहता है कि कनकपाल है, लेकिन कुछ लोगों का मानना है कि अजयपाल भी है, ठीक है। लेकिन अभी हम लोग कैसे कंक्लूजन निकालें कि इनका जो संस्थापक है वो कौन है, ये हम किस तरीके से निकाल सकते हैं? ये हम ऐसे निकाल सकते हैं कि जो कनकपाल है इसके जो है कुछ भवन से कुछ अवशेष मिले हैं, इसके कुछ अवशेष प्राप्त हुए हैं भवनों से, ठीक है। अब वो कौन सा भवन था जहाँ से कि इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं, तो वो कौनपुरगढ़ का भवन था, कौनपुरगढ़ का भवन। और ये कौनपुरगढ़ आपका कहाँ पर हुआ करता था? कौनपुरगढ़ जो चांदपुर मैंने बताया था, चांदपुर के पास में ही ये हुआ करता था, ठीक है। तो वहाँ पर इसने क्या करा था? एक भवन का निर्माण बनाया था, एक किला इसने बनाया था, और वहाँ से इसके अवशेष प्राप्त हुए हैं कि कनकपाल जो है इनका संस्थापक है, ठीक है। लेकिन अब बात करते हैं कि अजयपाल को कैसे ये लोग संस्थापक मानते, ठीक है, या फिर हम अजयपाल को संस्थापक क्यों नहीं माने? क्योंकि जो अजयपाल था ये इनका 37वां राजा था, 37वां शासक ये हुआ था, 37वें नंबर पे ये बैठा था। अब ये 37वें नंबर पे बैठा है तो कहीं ना कहीं इससे पहले कोई तो गद्दी पे बैठा ही होगा। तो इससे पहले जो गद्दी पे बैठा था, एक तो जगतपाल का वर्णन मिलता है, तो जगतपाल जो मिला था, इससे पहले गद्दी पे जगतपाल बैठ चुका है, ठीक है। और जगतपाल कौन से नंबर का राजा हुआ था? जगतपाल 34वें नंबर का था, ठीक है। तो ये हो गया 37वें नंबर का, इससे पहले 36वां होगा, फिर 35वां होगा, कहीं ना कहीं 34वें पे जगतपाल बैठा था। तो जगतपाल का हमें जो है वर्णन कहाँ से मिलता है? इसके कुछ ताम्रपात्र मिले हैं देवप्रयाग से, ताम्रपात्र मिले हैं देवप्रयाग से, ठीक है। इनको दानपात्र भी कहा जाता है। दानपात्र क्यों इनको कहा जाता है? क्योंकि जो वहाँ पर विष्णु भगवान का जो मंदिर था वहाँ पर इसने जो है दान करा था, तो इसलिए इसको दानपात्र कहा जाता है, ठीक है। तो एक तो आपका जगतपाल हो गया जो कि अजयपाल से पहले गद्दी पे बैठा है। दूसरा कौन सा शासक था इनका? लसणदेव एक शासक हुआ है, लसणदेव। ये भी जो है आपका अजयपाल से पहले गद्दी पे बैठ चुका है, और ये लगभग 28वें नंबर का जो है राजा हुआ था, 28वें नंबर पे ये बैठा था, ठीक है। इसके साथ साथ आपको नंबर भी याद कर लेने हैं। ये 28वें नंबर पर बैठा था और इसके भी कुछ ताम्रपात्र मिले हैं, ठीक है। और इसके बाद एक और शासक का मैं आपको नाम बता देती हूँ जो कि अनंतपाल है, और अनंतपाल जो है 29वें नंबर पे गद्दी पे बैठा है, ठीक है। अनंतपाल 29वें नंबर का राजा हुआ था, ठीक है। और इसका जो मिलता है, इसके प्रसिद्ध अभिलेख मिलता है जो कि धारशिला से मिलता है, धारशिला शिलालेख भी इसे कहते हैं क्योंकि ये पत्थर पे मिला था, ठीक है। ये जो है धारशिला शिलालेख से मिला था, और ये ऊखीमठ के पास का एरिया है, वहाँ से ये मिला था, ठीक है। तो
किसी ना किसी तरीके से कंक्लूजन ये निकलता है कि अजयपाल संस्थापक नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि अजयपाल को 37वें नंबर पे जो है, जो भी इनके संस्थापक थे, जो वंशावलियाँ चली हैं उसमें इसको 37वां नंबर मिला है। उससे पहले 34वें नंबर पे तो जगतपाल गद्दी पे बैठ चुका है, उसके बाकायदा यहाँ पर जो है ताम्रपात्र मिला है, उसमें वर्णन है। 28वें नंबर पे लसणदेव आपका बैठा है, 29वें नंबर पे अनंतपाल बैठा है, और उसके साथ ही साथ जो है कहीं ना कहीं इनका जो है शिलालेख मिले हैं, ताम्रपात्र मिले हैं। तब जाकर एक कंक्लूजन निकलता है कि जो इनका संस्थापक था वो कनकपाल है, ठीक है। तो आपको याद यही रखना है कि कनकपाल इनका संस्थापक है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि मौलाराम के अकॉर्डिंग जो है भौनापाल है, और उसी के साथ हाईविक के अकॉर्डिंग जो है भोगदत्त को संस्थापक माना गया है। तो क्वेश्चन आपसे घुमा के पूछ सकता है कि मौलाराम के अकॉर्डिंग जो है इनका संस्थापक कौन है, तो आपको पता होना चाहिए कि भोलापाल है वो इनका संस्थापक है, और अगर हाईविक से आपसे पूछ लिया जाए तो भोगदत्त को इनका संस्थापक माना जाता है, ठीक है। और कनकपाल के पक्ष में कौन कौन थे, तो एटकिंसन, बैकेट आपका हो गया, ठीक है, विजय प्रसाद रतूड़ी हो गए, ये सारे जो है कनकपाल के पक्ष में थे। तो ये तो आपका हो गया स्रोत, और जो इसका संस्थापक था, किस तरीके से संस्थापक कनकपाल को निकाल के कनकपाल आता है, ठीक है। अब कहीं ना कहीं से कनकपाल भी यहाँ पर आया होगा, तभी जाकर जो है इसने अपना परमार वंश की जो है स्थापना करी होगी, उसका ये संस्थापक बना है। तो ये सारी स्टोरी हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक आप इस चीज़ को देख लेना, ये जो राजा हैं इनके ताम्रपात्र अभिलेख कहाँ से मिले हैं ये पढ़ लेना, और सबसे इम्पोर्टेंट जो इनका है वो इनके साहित्य के बारे में आप पढ़ लेना, वंशावलियाँ जो चली हैं उनके बारे में आप पढ़ लेना, ठीक है। इसके बाद इनके शासकों के बारे में हम पढ़ेंगे, तो वो हम एक सीरीज़ से पढ़ेंगे कनकपाल से शुरू करते हुए, ठीक है। और जो इम्पॉर्टेंट है जैसे अजयपाल हो गया, आपका जगतपाल हो गया, इम्पॉर्टेंट हम पढ़ेंगे। बाकी बीच के जितने भी शासक होंगे उनके नाम मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ से पढ़ लेना, ठीक है। तो फिलहाल के लिए आप इसी चीज़ को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, और मैं उम्मीद करती हूँ कि पुराना भी आप रिवीजन कर रहे होंगे, तब जाकर ही आपको ये चीज़ें जो है समझ में आने वाली हैं, ठीक है। इसके साथ ही अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है, आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगती है, तो आप इस चैनल को जो है सब्सक्राइब ज़रूर कर दें, और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करें। उससे मुझे भी मोटिवेशन मिलती है, और मैं भी जो है आपके लिए अच्छे कंटेंट्स लेके आ सकती हूँ, चीज़ें निकाल के ला सकती हूँ बुक से, ठीक है। साथ ही साथ आप लोग अपनी पढ़ाई जारी रखिए, और जितना भी अच्छा हो सकता है बेस्ट आपके लिए कंटेंट निकाल के ला सकती हूँ। मैं वो सारी चीज़ें कर रही हूँ, आप लोगों के लिए निकाल के ला रही हूँ, ठीक है। इसी उम्मीद के साथ कि आप लोग जो भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं वो आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर कर लेंगे। मेरी शुभकामनाएँ आप लोगों के साथ है। इसी के साथ धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।